हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। जितनी भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपके इंग्लिश लिटरेचर बीए 4th सेमेस्टर का पूरा यूनिट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। पूरा का निचोड़ मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वो सारे एमसीक्यू बताऊंगी हर यूनिट से जो आपके एग्जाम में पूरा आने की संभावना है। तो इसके पहले भी मैंने आपकी जो वीडियोस अपलोड की हैं वो देखिएगा, आपकी जो क्लासेस अपलोड की हैं वो देखिएगा, क्योंकि बच्चे जब एमसीक्यू की डिमांड करते हैं तो मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, आपका भले ही ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता हो लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव क्लासेस किया करें। जहाँ सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करती हूँ उसको भी देखा करें, क्योंकि जब आप डिटेल में क्लासेस किए रहेंगे तो जब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको पढ़ करके 4 ऑप्शन में आप फ़ौरन अपना एक राइट आंसर ढूंढ लेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी, तो आपको ये बात माननी भी है मेरी, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो सारे एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो देखिए, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसलेटिंग टूल इज ए सिस्टम। ट्रांसलेटिंग टूल इज ए सिस्टम। तो ट्रांसलेटिंग टूल एक सिस्टम है। तो कैसा सिस्टम है? ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। सब पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं उस पर वीडियोस अपलोड हैं, देख लीजिएगा, सब कुछ आपका कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन टूल्स ट्रांसलेटेड डॉट इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन टूल्स है, ट्रांसलेट करता है इनटू अनदर लैंग्वेज। तो किसका ट्रांसलेट करता है? लैंग्वेज का ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेशन टूल्स ट्रांसलेटेड लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है ट्रांसलेशन टूल्स। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएल स्टैंड्स फॉर। देखिए, आपके इंग्लिश के पेपर में 4th सेमेस्टर में अगर आ जाए टीएल स्टैंड्स फॉर यानी कि टीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फौरन 4 ऑप्शन देखकर पकड़ लेना है कि टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, ये 2 वर्ड आपने बार बार यूनिट नंबर 1 और 2 के अंदर पढ़ा है जब क्लासेस चल रही थी आपकी। तो आपने देखा कि टारगेट लैंग्वेज क्या है। अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी हमारा सोर्स लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है कि हमें हिंदी से इंग्लिश में बदल देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, टारगेट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है एसएल स्टैंड्स फॉर। तो एसएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा सोर्स लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब प्रोग्राम्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स आर। तो ये है आपका क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ग्रीक वर्क टेक्स्ट आर ट्रांसलेटेड बाय। तो जो ग्रीक वर्क्स हैं और जो टेक्स्ट हैं उसको ट्रांसलेटेड किया गया किसके द्वारा? तो रोमन्स के द्वारा। जो रोमन्स थे उन्होंने ग्रीक वर्क्स और टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच होली बुक वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम टेंडले। कौन सी होली यानी पवित्र बुक वॉज ट्रांसलेटेड अनुवादित की गई थी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में बाय विलियम टेंडले। तो विलियम टेंडले ने इस होली बुक को ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, वो था बाइबल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री ट्रांसलेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर। तो जो फ्री ट्रांसलेशन है इसको यूज किया जाता है, तो प्राय इसको यूज क्यों किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है पोएट्री, ड्रामा एंड एडवर्टाइजिंग के लिए। आपने जब फ्री और लिटरल ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको फ्री ट्रांसलेशन में बताया था जब भी कोई पोएट्री लिखनी हो या ड्रामा लिखना हो या कोई एडवर्टाइजमेंट करना हो तो वहाँ पर फ्री ट्रांसलेशन यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज। तो ये आपका लिटरल ट्रांसलेशन है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्री ट्रांसलेशन के बारे में भी आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। जब हमें एकदम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना होता है, एकदम एक वर्ड का जब हम अनुवाद करते हैं तो उसको लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ फ्री ट्रांसलेशन इज। मतलब फ्री ट्रांसलेशन का अदर नेम क्या है? तो वो है अडेप्टेशन।
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ट्रांसलेशन इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो कौन सा ट्रांसलेशन कहा जाता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन? तो ये है आपका लिटरल ट्रांसलेशन, इसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। सब आप पढ़ चुके हैं डिटेल क्लासेस के अंदर, तो इसलिए मैं कहती हूँ डिटेल क्लासेस भी किया करें, भले एमसीक्यू पेपर आपका होता हो। अगला क्वेश्चन है पीटर कैस्टरबर्ग डिवाइडेड द ट्रांसलेशन। तो जो पीटर कैस्टरबर्ग थे उन्होंने ट्रांसलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो यहाँ आपका दे रहा है HAMT, FAMT, MAHT। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, इन सभी में ही उन्होंने ट्रांसलेशन को डिवाइड किया है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है FAMT स्टैंड्स फॉर। तो FAMT का फुल फॉर्म क्या है? आपको पता ही है, फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन है। सबके बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन का क्या यूज है? तो इसका यूज है, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट है। तो बोथ 1 and 2 यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना ऑटोमेटिकली। इसके अलावा है इजिली ट्रांसलेट ए कॉन्टेंट, मतलब किसी भी कंटेंट का इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये दोनों ही आपके लिए राइट आंसर है। तो बोथ वाला आपका राइट है, बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड। ये तो ज़रूर पूछेगा कि किस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन वर्ड को डिराइव किया गया है, मतलब हमारे इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन वर्ड है ये किस लैंग्वेज के वर्ड से आया है। तो ये आप यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहली बात आपने यही पढ़ी थी जब ट्रांसलेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जो हमारा ट्रांसलेशन वर्ड है इंग्लिश का ये आया है कहाँ से? लैटिन वर्ड से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारा वर्ड ट्रांसलेशन है वो लैटिन वर्ड के किस वर्ड से बना हुआ है? तो ट्रांसलेटियो से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ये दोनों तो एकदम आप नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट कर ले, जरूर आएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया इज ए कंट्री। तो इंडिया एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर 3 1 and 2 बोथ, यानी 1 भी राइट है 2 भी राइट है। तो दोनों तो आप फील करेंगे नहीं OMR शीट पर, एक ही करना है तो तीसरा वाला करेंगे 1 and 2 बोथ। तो आपने इंडिया जैसे मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल कंट्री के अंदर ट्रांसलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपने पढ़ा है हमारे चैनल पे। तो आपको उम्मीद करी हूँ सब अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ 3 वाला राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है लिटरल ट्रांसलेशन इज। तो लिटरल ट्रांसलेशन है, तो लिटरल ट्रांसलेशन है आपका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, यानी एक एक वर्ड का अगर हम अनुवाद करें और बताएं तो उसको लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। फ्री ट्रांसलेशन क्या था कि कोई बात दूसरी लैंग्वेज में है, हम उसको इजीली समझा दें, आप समझ जाएं, एक एक वर्ड की ट्रांसलेट ना करना पड़े, तो फ्री ट्रांसलेशन है। बट लिटरल ट्रांसलेशन इज वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इन। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेट किया था किस भाषा में? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, चाइनीज लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज। तो इन विच प्रोसेस किस प्रक्रिया में वी एक्सचेंज हम एक्सचेंज करते हैं या बदलते हैं आवर थॉट्स हमारे विचारों को, फीलिंग्स हमारी भावनाओं को, आइडियाज हमारे विचारों को फ्रॉम वन लैंग्वेज एक भाषा से टू डिफरेंट लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में। तो वो प्रोसेस है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का। हम अपने बातों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के माध्यम से बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू ए टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यानी बदलने की प्रक्रिया एंड ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है या जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है, इनटू टेक्स्ट इन अदर लैंग्वेज मतलब दूसरे भाषा के टेक्स्ट में बदलना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ दे कि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज, वो क्या होगा? वो हमारा ट्रांसलेशन ही तो है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला है मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन यानी MAHT इंक्लूड। तो ये इंक्लूड करता है क्या? डिक्शनरीज, थिएजर्स एंड
एनसाइक्लोपीडिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। मतलब डिक्शनरीज के थ्रू हम अगर कोई मीनिंग ढूंढते हैं, ट्रांसलेट करना, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज। मतलब अनुवाद करना सेम लैंग्वेज में, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं इंटरलिंगुअल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखो, एक भाषा से दूसरी भाषा में तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है, अगर सेम लैंग्वेज में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंट्रालिंगुअल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज। तो ये आपका है ट्रांसक्रिप्शन, यानी एक स्क्रिप्ट से हम अगर दूसरे स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं, तो वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं सोर्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चरल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं अडेप्टेशन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अब देखें, अगला है टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग ये प्रकाशित हुई थी पहली बार 1964 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा एक आपका ऑप्शन ट्रांसलेशन का टाइप नहीं है, अनुवाद का प्रकार नहीं है? तो लिटरल ट्रांसलेशन भी है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी है, ऑब्रिज्ड ट्रांसलेशन भी है। तो कौन सा नहीं है? ओरिएंटल ट्रांसलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला है आपका इवेलुएशन इज डन इन विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। इवेलुएशन किस में डन होता है, मतलब किस टाइप के ट्रांसलेशन में? तो बैक ट्रांसलेशन में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर वॉज अमृता प्रीतम बॉर्न। अमृता प्रीतम कहाँ बॉर्न हुई थी, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरानवाला पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। देखो, आपके सिलेबस में जो पिंजर नावल है अमृता प्रीतम का, वहाँ से बनने वाले अब सारे MCQ को हम देखेंगे। यूनिट नंबर 1 और 2 का सारा इंपॉर्टेंट MCQ हमने देख लिया। अब 3 वाले यूनिट पर हम आ चुके हैं। मतलब नॉवेल, जो जिस नॉवेल से ज़्यादा आपका MCQ आएगा सब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो अमृता प्रीतम बॉर्न हुई गुजरानवाला पंजाब में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अब देखें, अगला है शी वॉज बॉर्न इन। तो अब ये बॉर्न कब हुई, मतलब किस ईयर में? तो 31 अगस्त 1919 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। शी डाइड इन। अमृता प्रीतम की मृत्यु कब हुई? तो 31 अक्टूबर 2005 में हुई। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ये सब नोट कर लीजिए क्योंकि राइटर से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन है हर हस्बैंड्स नेम वॉज। अमृता प्रीतम के हस्बैंड का क्या नाम था? तो प्रीतम सिंह नाम था, तो इसलिए शादी के बाद इनका नाम भी अमृता प्रीतम है। ठीक है, प्रीतम सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला है पिंजर वॉज पब्लिश्ड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिंजर कब प्रकाशित हुई? तो 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पिंजर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। देखो, पिंजर को अमृता प्रीतम ने लिखा था पंजाबी भाषा में, क्योंकि वो पंजाबी थी। पंजाबी पिंजर की ओरिजिनल लैंग्वेज है, लेकिन उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। तो किसने किया था? खुशवंत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉवेल पिंजर वॉज ओरिजिनली रिटेन इन। तो ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो पंजाबी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम इज कंसीडर द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीमेल इन लैंग्वेज। मतलब अमृता प्रीतम इज कंसीडर जानी जाती है द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीमेल। फर्स्ट मतलब पहली, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, फीमेल मतलब महिला इन लैंग्वेज भाषा में। तो पंजाबी, क्योंकि ये पंजाबी में लिखती थी, क्योंकि ये पंजाब की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिंजर इज ए पंजाबी वर्ड विच मीन्स। पिंजर जो है एक पंजाबी वर्ड है, क्योंकि पिंजर पंजाबी भाषा में लिखा गया और इस पिंजर का नाम पिंजर भी पंजाबी वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? तो हिंदी में इसका मतलब होता है कंकाल और इंग्लिश में होता है स्केलेटन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये राइट आंसर है, क्योंकि जो पूरा इसमें मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को स्केलेटन यानी एक कंकाल बताती है, जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। पूरा नॉवेल मैं पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह उसको अगवा किया जाता है और वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है
पार्टीशन के टाइम और पार्टीशन के पहले और पार्टीशन की बात की पूरी स्टोरी इसमें अमृता प्रीतम ने सेट की है। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरो इज फ्रॉम, पूरो कहाँ से है? तो पूरो है तो विलेज से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉवेल पिंजर इज सेंटर्ड इन, जो नॉवेल पिंजर है उसको कहाँ सेट किया गया है? तो इसको सेट किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, गुजरात में इसको सेट किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉवेल पिंजर डील्स विद द ट्रॉमा, नॉवेल पिंजर डील करता है या दिखाता है विद द ट्रॉमा ऑफ, किसके ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा मतलब होता है दूरदशा या बेबसी आप कह सकते हैं। तो पिंजर नॉवेल में किसकी दूरदशा दिखाई जाती है? तो पूरो की दिखाई जाती है, क्योंकि पूरो को ही अगवा किया जाता है रशीद के द्वारा, और पूरो एक हिंदू परिवार की बेटी है, रशीद एक मुसलमान लड़का है। और पार्टीशन के टाइम पर जो महिलाएं कष्ट सह रही थी उस कष्ट को अमृता प्रीतम ने अपने इस नावल में दिखाया है। तो ये पूरा नावल घूमता है पूरो के इर्द गिर्द, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूरोज एब्डक्टर इज, पूरो का अपहरणकर्ता कौन है? तो वो है रशीद, क्योंकि रशीद ही इसको अगवा करके ले जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरो सिस्टर इज, पूरो की बहन है, तो पूरो की बहन राजो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। और लाजो जो है ये पूरो की भाभी रहती है। आप पूरो का ये जो पूरा नॉवेल है मतलब पिंजर पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिंजर इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ, तो पिंजर किस थीम पर बेस्ड है? तो पार्टीशन, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। भारत का बंटवारा, जब भारत पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 राष्ट्रों में बंटता है उसकी पूरी थीम दिखाई है इसमें अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूरो इज एंगेज टू, पूरो की सगाई किससे हुई है? तो रामचंद्र से हुई है। रामचंद्र पूरो का मंगेतर है, लेकिन शादी नहीं हो पाती। शादी से पहले ही पूरो को रशीद के द्वारा अगवा कर लिया जाता है, और बाद में ये शादी रशीद से करने पर मजबूर हो जाती है और रशीद से वो शादी करती है। तो पूरो का मंगेतर कौन है? रामचंद्र है, याद रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा नावल, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगला है पूरोज ब्रदर इज, पूरो का भाई कौन है? तो त्रिलोक है। पिंजर नॉवेल में पूरो के भाई का नाम त्रिलोक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बॉलीवुड मूवी बेस्ड ऑन द नॉवेल पिंजर, जो पिंजर नावल अमृता प्रीतम ने लिखा है इस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है। मतलब पूरा जो नावल अमृता प्रीतम ने लिखा है यही पूरी स्टोरी एक मूवी के थ्रू बनाई गई है, बॉलीवुड मूवी। तो बॉलीवुड मूवी का क्या नाम है? तो मूवी का नाम भी पिंजर है, मतलब पिंजर नावल पर जो पूरी मूवी बनी उसका नाम भी पिंजर रखा गया। तो पूरी मूवी भी आप देख सकते हैं, पूरे नावल की स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरो एंड रशीद मूव टू, तो पूरो और रशीद कहाँ जाते हैं? तो सक्कर विलेज जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरोज मदर इज, तो पूरो की माँ है। पूरो की माँ कौन है पिंजर नावल में? तारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आपका है। अगला है पूरोज फादर इज, पूरो के पिता हैं, तो पूरो के पिता हैं मोहनलाल, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956 फॉर हर पोएम, तो अमृता प्रीतम को साहित्य अकेडमी का अवार्ड 1956 में दिया गया था उनकी पोएम पर। तो उनकी कौन सी वो पोएम है जिस पर उनको ये अवार्ड दिया गया था? वो पोएम है तूने हड़े, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र सिस्टर इज, अब पिंजर नावल में रामचंद्र की बहन का क्या नाम है? तो वो है लाजो। लाजो की शादी होती है पूरो के भाई त्रिलोक से। तो इस तरह से जो रामचंद्र की बहन लाजो है वो पूरो की भाभी होती है, और जब पूरो की शादी रामचंद्र से लगती है और उसकी सगाई होती है तो एक तरफ से ये उसकी नंद भी थी, लेकिन शादी नहीं हो पाती। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला है द नॉवेल पिंजर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच बाई, देखो जिस तरह से पिंजर नॉवेल को कुलवंत सिंह ने पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उसी तरीके से इसको पिंजर को फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद किया गया है। वो है डेनिस मार्टिन जिन्होंने पिंजर को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम का रियल नेम है अमृत कौर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ अमृता प्रीतम फर्स्ट बुक, अमृता प्रीतम की पहली बुक का क्या नाम है? तो अमृत लहरान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला है व्हेन वाज हर फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, यानी उनकी पहली बुक अमृत लहरान कब प्रकाशित हुई? तो 1936 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज अमृता प्रीतम व्हेन शी रोट हर फर्स्ट बुक। अमृता प्रीतम कितने साल की थी जब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी? तो अमृता प्रीतम 17 साल की थी जब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है इन विच ईयर वॉज पिंजर पब्लिश्ड। पिंजर किस साल प्रकाशित हुई? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला है विच बुक इमोर्टलाइज्ड अमृता एंड इमरोज लव स्टोरी। कौन सी बुक अमृता और इमरोज की लव स्टोरी को दर्शाती है या दिखाती है? देखो अमृता प्रीतम इमरोज के साथ भी रहती थी, तो कौन सी बुक है? देखो बुक है अमृता इमरोज ए लव स्टोरी। तो ये जो बुक लिखी है इन्होंने, इसमें अमृता और इमरोज की पूरी लव स्टोरी बताई गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। पहली महिला कौन है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड पाया? तो अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज अमृता प्रीतम अवार्डेड विद पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण से अमृता प्रीतम कब सम्मानित की गई? तो सन 2004 में। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज रामचंद्र फादर। रामचंद्र के पिता कौन है? तो रामचंद्र के पिता है जीवन लाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू पूरो आफ्टर शी वाज मैरिड टू रशीद। पूरो का नया नाम क्या था जब उसकी शादी रशीद के साथ हो जाती है? तो हमीदा नाम दिया जाता है पूरो को जब उसकी शादी रशीद से हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवेल पिंजर। पिंजर नावल में संघर्ष क्या है? तो इसमें संघर्ष है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु गेव इमोशनल अब्यूज टू पूरो। पूरो को किसने इमोशनल अब्यूज दिया? वो अब्यूज मतलब तो गाली होती है। जब पूरो अपने घर वापस जाती है लौट करके, इसी तरह वो रशीद के चंगुल से बच जाती है, रात में निकलकर वो भागती है। जब घर पर अपने पहुंचती है तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि पूरो एकदम पवित्र थी, इसके साथ कुछ गलत रशीद ने नहीं किया था। अपने घर वालों को बताना चाहती है मगर इसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, इसलिए इसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। इसके खुद के घर वाले ने इसे छोड़ दिया। तो राइट आंसर होगा आपका हर ओन फैमिली, मतलब उसका खुद का परिवार उसे छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु इज सिंबलाइज्ड एज स्केलेटन इन द पिंजर। हु इज सिंबलाइज्ड प्रतीक कौन है एज स्केलेटन पिंजर। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। इन द पिंजर, देखो अमृता प्रीतम का नॉवेल पिंजर जो है पंजाबी भाषा में लिखा गया है और पिंजर एक पंजाबी वर्ड है और पिंजर का मतलब होता है कंकाल। तो इंग्लिश में स्केलेटन, पंजाबी में पिंजर और हिंदी में कंकाल। तो पिंजर स्टोरी में, पिंजर नॉवेल में स्केलेटन कौन दिखता है, कंकाल कौन दिखता है? पूरो दिखती है। क्यों? क्योंकि पूरो ही मेन कैरेक्टर है और पूरो अपने आप को एक कंकाल कहती है, एक पिंजर कहती है जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि इसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। इसके पास जीवन में कोई खुशियां नहीं थी। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड पिंजर। व्हाट इज मीन्ड बाय पिंजर वर्ड, मतलब पिंजर वर्ड का मतलब क्या है? तो स्केलेटन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऐसा होगा आपके एग्जाम में कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन के आंसर राइट पता चल जाएंगे, क्योंकि मिलता जुलता होगा। अब देखो यहाँ पर स्केलेटन कौन है? जो पूरो है। पिंजर का मतलब क्या है? तो स्केलेटन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत सारा पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ अमृता प्रीतम्स ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा होता है, तो अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? देखो रशीदी टिकट जो है इनकी बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, उसके अलावा ब्लैक रोज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ ये आपका राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। लेकिन इनकी जो सबसे फेमस है वो कौन सी है? रशीदी टिकट है, बट ये भी इनकी बायोग्राफी है, तो 3 वाला आपका राइट होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच ईयर अमृता प्रीतम वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ। अमृता प्रीतम को किस साल में सम्मानित किया गया था भारत के बहुत ही ऊंचे साहित्यिक अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ से? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी राइटर को कोई अवार्ड दिया जाता है तो किस ईयर में दिया जाता है, किस उनके वर्क के लिए दिया जाता है, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अमृता प्रीतम को भारतीय ज्ञानपीठ के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1982 में। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है कागज़ ते कैनवास, उसी पर
इनको ये भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड 1982 में दिया गया था। तो वर्क याद रखिएगा किसके लिए, कागज पे कैनवास के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अब कन्यादान से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका कन्यादान से बनने वाला पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्यादान वॉज रिटन बाई। तो कन्यादान को किसने लिखा था, विजय तेंदुलकर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। कन्यादान वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। कन्यादान का अनुवाद किया था इंग्लिश में, तो किसने किया था, गौरी राम नारायण ने किया था। देखो कन्यादान को विजय तेंदुलकर ने मराठी भाषा में लिखा है, क्योंकि वो एक मराठी राइटर थे। और आप जो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में कन्यादान, उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। तो किसने किया था ट्रांसलेशन इंग्लिश में, गौरी राम नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्यादान वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। तो कन्यादान को इंग्लिश में कब अनुवाद किया गया था, तो इसको अनुवाद किया गया था 1996 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर इज ए प्लेराइट। तो विजय तेंदुलकर एक नाटककार हैं, किस लैंग्वेज के, मराठी लैंग्वेज के। ये मराठी में लिखा करते थे और ये मराठी लैंग्वेज के बहुत ही फेमस प्लेराइट हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड पद्म भूषण। किस साल में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किस साल में इन्होंने रिसीव किया पद्म भूषण अवार्ड, तो 1984 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही बॉर्न। वो कब पैदा हुए। तो विजय तेंदुलकर पैदा हुए थे 1928 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ही रिसीव्ड सरस्वती सम्मान। किस ईयर में उन्होंने प्राप्त किया सरस्वती सम्मान। तो इनको 1993 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज डॉटर हु वाज ए फेमस एक्ट्रेस। विजय तेंदुलकर की जो बेटी है वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, तो उस बेटी का क्या नाम है। तो इनकी बेटी का नाम है प्रिया, जो कि फेमस एक्ट्रेस थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्यादान वॉज पब्लिश्ड इन। कन्यादान कब प्रकाशित हुई। ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। पब्लिश डेट रट लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन कन्यादान। यहाँ 4 कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि कन्यादान में नहीं दिखाई दिया है, नहीं अपीयर हुआ है। तो वो पूरो है, क्योंकि अरुण, सेवा, ज्योति ये सब आप देखते हैं कैरेक्टर कन्यादान के अंदर, लेकिन पूरो जो है पिंजर नॉवेल की कैरेक्टर है, जिसको अमृता प्रीतम ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला है, अरुण अठावले इज इन कन्यादान। जो अरुण अठावले है कन्यादान में, वो क्या है। तो वो एक पोएट है, एक कवि है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट राइट द स्क्रीन प्ले ऑफ। तो कौन सा स्क्रीन प्ले उन्होंने नहीं लिखा है। तो युद्ध उन्होंने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी इन द प्ले कन्यादान। कन्यादान प्ले के अंदर ऑटोबायोग्राफी कौन लिखता है। तो कौन लिखता है, अरुण अठावले जो था वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेवा डूइंग। सेवा क्या कर रही है। देखो जो सेवा कैरेक्टर है इस ड्रामा के अंदर, वो क्या काम करती है, वो सोशल वर्कर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ड्रामा मैंने पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा, पूरा ड्रामा चैनल पे अपलोड है। अगला है, व्हाट इज द एज ऑफ ज्योति। ज्योति की एज क्या है। देखो ज्योति मेन कैरेक्टर है इसमें और ज्योति 20 साल की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ जयप्रकाश। जयप्रकाश की उम्र क्या है। तो वो 23 साल का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, हु इज वमन सेठ नेवगांवकर। तो इस प्ले के अंदर ये कौन है। देखो ये क्रिटिक भी हैं, पब्लिशर भी हैं, ऑनर ऑफ ए होटल भी हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज हैं, ये तीनों ही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ द प्ले कन्यादान। कन्यादान प्ले की थीम क्या क्या है। देखो इसकी तीनों थीम है जो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देख रहे हो। पहला है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो जाति संघर्ष है वो दिखाया गया है कि एक उच्च जाति की लड़की की शादी एक दलित जाति के लड़के के साथ हो जाती है, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां तबाहियां आती हैं। इसके अलावा है पिस्यूडो आइडियलिस्ट। उसके बाद है सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज।
तो ये तीनों ही इसकी मेन थीम है और इसकी थीम के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिससे आप अच्छे से समझ जाएं थीम क्या है। तो इसमें जो ज्योति है उसके पिताजी का मानना है कि जाति के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए और ज्योति जो है एक दलित लड़का से प्यार करने लगती है जिससे उसके पिता उसका साथ देते हैं और उसकी शादी कराते हैं। फिर बाद में वही शादी उसके लिए बर्बादी बन जाती है। तो इसमें कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है विजय तेंदुलकर ने। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 वाला राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरुण इज ए स्टूडेंट ऑफ। तो जो अरुण है ये किस सब्जेक्ट का स्टूडेंट है? तो ये बीए का स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है टू विच कास्ट डस अरुण बिलोंग। अरुण किस कास्ट से बिलोंग करता है? तो ये दलित है और इसी से ज्योति की शादी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला है टू विच कास्ट डज नाथ बिलोंग। जो नाथ है ज्योति का पिता, मतलब ज्योति किस कास्ट से बिलोंग करती है, उसका पिता किस कास्ट से बिलोंग करता है? तो वो ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण लड़की की शादी एक दलित के साथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नाथ देवालालिकर वाइफ। जो नाथ देवालालिकर हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो सेवा नाम है। सेवा जो है ज्योति की माँ है और नाथ ज्योति के फादर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवलालिकर। नाथ देवलालिकर का प्रोफेशन क्या है? तो ये एमएलए हैं। आपने देखा इस प्ले के अंदर ये एमएलए हैं, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनका मानना है कि समाज के अंदर ऊंची नीची जातियों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसको समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी एक दलित लड़का से कराई जिससे उनकी बेटी की ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये नाथ जो है इनका प्रोफेशन ये एमएलए है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला है हु इज हस्बैंड ऑफ ज्योति। ज्योति का हस्बैंड कौन है? तो अरुण है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। मोहन राकेश का जो प्ले आपके सिलेबस में है आधे अधूरे, उसका अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोहन राकेश वॉज बॉर्न ऑन। मोहन राकेश कब पैदा हुए? तो ये पैदा हुए थे 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। सभी राइटर्स का बर्न और डाइट डेट आपको याद रखना है ताकि एमसीक्यू आए तो आप फंसे ना, क्योंकि ये सारा एमसीक्यू पूछा जाता है। मोहन राकेश डाइड ऑन, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 3 जनवरी 1972 में। देखो जनवरी में ही ये पैदा हुए और जनवरी में ही ये मृत्यु इनकी हो गई। 8 जनवरी को पैदा हुए, 3 जनवरी को मृत्यु हुई। सन याद रखना है 1925 से 1972 तक। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश वाज बॉर्न इन। मोहन राकेश कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए थे अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहन राकेश फर्स्ट प्ले वाज। मोहन राकेश का पहला नाटक था। मोहन राकेश का पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। फर्स्ट प्ले नेम आपको याद रखना है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहन राकेश पब्लिश्ड आधे अधूरे इन। मोहन राकेश ने पब्लिश्ड किया अपना प्ले आधे अधूरे किस ईयर में? तो इनका ये प्ले पब्लिश्ड हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। इसकी पब्लिश डेट आपको एकदम रट लेना है 1969। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज द फर्स्ट पर्सन। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में फर्स्ट पर्सन कौन है? तो महेंद्र नाथ हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और महेंद्र नाथ कौन थे? सावित्री के हस्बैंड थे। और सावित्री को ऐसा लगता था कि जो महेंद्र नाथ है एक अच्छे इंसान नहीं है, तभी तो नाम है आधे अधूरे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन इज सेंटर्ड ऑन। मोहन राकेश का जो फर्स्ट प्ले है आषाढ़ का एक दिन, वो किस पर सेंटर्ड है, मतलब किस पर केंद्रित किया गया है? तो कालिदास लाइफ पर, कालिदास के जीवन पे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन मोहन राकेश आधे अधूरे हु इज द थर्ड पर्सन। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में थर्ड पर्सन कौन है? तो थर्ड पर्सन है सिंघानिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आधे अधूरे पर भी समरी पूरी डिटेल में मैंने अपलोड किया, आप पढ़ लीजिएगा ताकि सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप अच्छे से जान जाएं और पूरी स्टोरी भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इन मोहन राकेश आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस हु इज द फोर्थ पर्सन। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में फोर्थ पर्सन कौन है? तो फोर्थ पर्सन कौन था? जुनेजा था। देखो क्यों यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि जो आधे अधूरे प्ले का फर्स्ट पर्सन है महेंद्र नाथ। इनकी जो वाइफ सावित्री है, उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि उनके जो हस्बैंड महेंद्र नाथ हैं वो एक लेजी आदमी है, कोई काम नहीं करते और सावित्री को ही कमा कर घर का खर्चा चलाना होता है,
जिस वजह से ये दूसरे मर्दों में वो पूरी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती है जो कमी इसके हस्बैंड के अंदर है। तो इसको ऐसा लगता है कि दुनिया के और लोग अच्छे हैं, इसका हस्बैंड बुरा है, जिस वजह से वो अलग अलग लोगों से मिलती है जब ऑफिस में वो जॉब करती है। तो लेकिन इसमें यही दिखाया है मोहन राकेश ने कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, इसलिए इस प्ले का नाम आधे अधूरे है, आधे अधूरे। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका इंग्लिश टाइटल रखा गया हाफ वे हाउस। तो नाम आपको याद रखना है, हाफ वे हाउस इसका इंग्लिश टाइटल है। तो फोर्थ पर्सन जो है जिससे सावित्री मिलती है वो जुनेजा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ आधे अधूरे। तो आधे अधूरे प्ले का जो सेकेंड पार्ट है उसका टाइटल क्या है। तो इसके सेकेंड पार्ट का टाइटल है उत्तरार्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन मोहन राकेश आधे अधूरे हाफ वे हाउस। आधे अधूरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, समझिएगा हाफ वे हाउस इसका इंग्लिश टाइटल है। तो आधे अधूरे प्ले में मोहन राकेश के मेन कैरेक्टर या सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। तो सावित्री है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज सावित्रीज हस्बैंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में सावित्री का हस्बैंड कौन है। तो वो है महेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अशोक इन आधे अधूरे। आधे अधूरे में अशोक कौन है। तो अशोक जो है सावित्री सन है, सावित्री का बेटा अशोक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज बिन्नी इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो आधे अधूरे प्ले में बिन्नी कौन है। तो बिन्नी है सावित्रीज एल्डर डॉटर, सावित्री की बेटी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज किन्नी इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में किन्नी कौन है। तो किन्नी जो है यंगर डॉटर ऑफ सावित्री है, सावित्री की छोटी बेटी। और बड़ी बेटी कौन है, बिन्नी, जिसकी शादी हो चुकी है। आप पूरी समरी पढ़ लीजिएगा। और किन्नी कौन है, छोटी बेटी है सावित्री की। और एक बेटा अशोक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज सावित्रीज मैरिड डॉटर इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में सावित्री की शादीशुदा बेटी कौन है। मैरिड डॉटर यानी शादीशुदा बेटी सावित्री की तो बिन्नी है, बड़ी बेटी शादीशुदा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज महेंद्र नाथ फ्रेंड इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में महेंद्र नाथ का फ्रेंड कौन है। तो महेंद्र नाथ का जो फ्रेंड वो जुनेजा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु इज किन्नीज फ्रेंड इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में किन्नी की दोस्त कौन है। तो किन्नी की दोस्त है सुरेखा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज सावित्री इन मोहन राकेश आधे अधूरे। तो मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में सावित्री की एज क्या है। तो 40 ईयर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला है, हाउ ओल्ड सिंघानिया इन मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में सिंघानिया की एज क्या है। तो 50 ईयर और 50 ईयर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, हुज एक्स बॉयफ्रेंड इज मनोज इन मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे में मनोज किसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो सावित्री का, महेंद्र नाथ की वाइफ जो सावित्री है उसका एक्स बॉयफ्रेंड था मनोज। तो ऑप्शन नंबर 3 सावित्री आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द पॉइनियर ऑफ नई कहानी। तो नई कहानी का पॉइनियर मतलब होता है अग्रदूत या जनक, या आप कह सकते हैं शुरुआत करने वाला। नई कहानी का पॉइनियर या अग्रदूत कौन जाना जाता है। तो मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखो मोहन राकेश हिंदी के राइटर थे, ये बात याद रखिएगा। तो नई कहानी के पॉइनियर मोहन राकेश को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मोहन राकेश। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है मदन मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मोहन राकेश स्टार्ट हिज कैरियर। मोहन राकेश ने अपना कैरियर कैसे शुरू किया। तो एज अ पोस्टमैन इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर 3 वाला होगा। पोस्टमैन के रूप में इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन बाद में इन्होंने टीचर के रूप में भी काम किया था। लेकिन स्टार्ट पूछता है कैरियर इनका, तो एज अ पोस्टमैन ही आपका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताई हूँ आपको तैयार कर लेना है। उसके अलावा कुछ एमसीक्यू इसमें नहीं है, जैसे कि द होम एंड द वर्ल्ड का, आंसू का, अमृतसर आ गया या द हंट। ये 4 जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं उसके एमसीक्यू मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ।
तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें उससे पूरा इंपॉर्टेंट MCQ आपको दे दूँगी। इस वीडियो में बाकी पूरा MCQ मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।